अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे। बूलियन अलजेब्रा भी मुझे बताया था कुछ स्टूडेंट्स ने कि थोड़ा बहुत सर ने करवाया था लास्ट टाइम आपको, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी अगेन एक दफ़ा क्विक रिव्यू देना ज़रूरी है। और हो सकता है कुछ नई चीज़ें भी आपके सामने आ जाएं जो कि आपने पहले ना सुनी हो। तो कोशिश करेंगे कि इसको इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं उनको कम से कम हम देख सकें और उनको अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें उसमें इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक और एडर सबट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर्स, इस तरह की बातें सारी जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अच्छा जी, तो बूलियन अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बूलियन ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस की। ठीक है जी। अच्छा, बूलियन ऑपरेशंस और एक्सप्रेशंस के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको समझना पड़ेंगी यहाँ पे। सबसे पहले वो तीन चीजों में सबसे पहली चीज है वेरिएबल। वेरिएबल आप सबने सुना हुआ है, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर और जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। ठीक है जी, उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल कहते हैं। डिजिटल लॉजिक के अंदर वेरिएबल को हम डिफरेंट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्शन को, कंडीशन को या किसी डेटा को। ठीक है जी। अब बूलियन के अंदर एक सिंगल वेरिएबल के मैक्सिमम उसकी दो वैल्यूज हो सकती है, या तो वो 1 होगा या तो वो 0 होगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये एक्शन, कंडीशन या डेटा को रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल, और इसकी वैल्यूज दो हो सकती है, मैक्सिमम 1 या 0। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात इसमें ये है, दूसरा टर्म जिसको हम पढ़ने लगे यहाँ पे वो है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, इनवर्स ऑफ वेरिएबल है। मतलब कोई भी वेरिएबल है उसका अगर हम उलट कर दें तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओवरहेड बार। ठीक है, ओवर बार के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि वेरिएबल ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ए बार। तो अगर a इज इक्वल टू 1 तो a बार बराबर हो जाएगा 0 के, और अगर a इक्वल टू 0 है तो a बार बराबर हो जाएगा 1 के। तो इस तरह से वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है जी। तो इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं, ए बार को किस तरह से पढ़ेंगे, या तो हम इसको कहेंगे नॉट ए या फिर हम इसको कहेंगे ए बार। ठीक है जी। अच्छा, समटाइम्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक तो इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको इस कॉम्प्लीमेंट से भी प्राइम सैंबल के साथ, ये जो कामा का सैंबल है जिसको हम प्राइम सैंबल कहते हैं, इस प्राइम सैंबल के साथ भी इस इन्वर्ट लॉजिक को, कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है लिटरल। जैसे हम बोलते नहीं, लिटरली कुछ भी हो जाए हमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से लिटरल एक ऐसी चीज है जो कि कुछ भी हो सकता है। इट कैन ईदर बी ए या इट कैन बी ए बार। मतलब अगर कोई वेरिएबल गिवन है तो हम कहेंगे कि वो सीधा सीधा उसकी वैल्यू होगी या तो 1 या तो 0। ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो हम कहेंगे सीधे वेरिएबल का इन्वर्ट गिवन है। मगर अगर लिटरल गिवन है तो लिटरल का मतलब है वो सीधा वेरिएबल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो लिटरल के अंदर दोनों चीजें, वेरिएबल इटसेल्फ और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं यूं बोलूं कि आप कोई लिटरल इनिशियलाइज कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मगर अगर मैं कहूं कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट को इनिशियलाइज या डिफाइन कीजिए तो आप कॉम्प्लीमेंट को करेंगे। So literal basically composes of both, can be variable as well as the complement. तो लिटरल के दो शेप हैं, वो कभी वेरिएबल बन जाता है, कभी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है।
बन जाता है। तो इसलिए इसको लिटरल बोलते हैं, लिटरली की वजह से, वर्ड उस तरह उस इंग्लिश मीनिंग के वर्ड से आया हुआ है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई है। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आगे इस पूरी बूलियन अलजेब्रा को समझने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बूलियन एडिशन की। कल थोड़ी बहुत बात की थी हमने, और ऑपरेशन जो है बूलियन एडिशन को रिप्रेजेंट करता है वो मैं दिखा चुका हूँ। आप इसमें देख लें कि इधर एनी ऑफ द इनपुट अगर हाई है तो एडिशन का आउटपुट हाई आएगा। बूलियन एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी एडिशन, ये याद रखिएगा। बाइनरी एडिशन में 1+1 का मतलब होता है जीरो एडिशन की वैल्यू, और 1 होता है इसके अंदर कैरी। ये बाइनरी एडिशन होता है इस तरह से। मगर बूलियन एडिशन में 1+1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर है। इसको जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये बाइनरी एडिशन है और ये बूलियन एडिशन है। तो बाइनरी एडिशन के अंदर 1+1 होता है जीरो, सम की वैल्यू, ये सम है और ये कैरी हो जाता है। वेर एज बूलियन एडिशन के अंदर 1+1 ओनली 1 के बराबर होता है। याद रखें, बाइनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अलग है, बूलियन एडिशन मल्टीप्लिकेशन अलग है। ठीक है जी। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट और गेट से करते हैं, तो और गेट के हिसाब से इसको आपको दिखाया है। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर ये सम टर्म्स आपको गिवन है, उसका डोमेन होता है, यहाँ पे डोमेन की बात अभी नहीं की है। अच्छा, सम जो है, सम टर्म कैन बी सम ऑफ लिटरल्स। मतलब ये है कि सम का जो टर्म रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके अंदर वेरिएबल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। सिर्फ वेरिएबल भी हो सकते हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे ये सम टर्म गिवन है तो इसमें दो वेरिएबल है और दो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट है, लिहाजा हम इन चारों को मिला के कहेंगे कि ये इस सम टर्म के अंदर लिटरल्स पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सम टर्म जीरो के बराबर कब होगा, इस सम टर्म का आंसर जीरो कब आएगा, तो आपको पता है एडिशन का आंसर जीरो लेने के लिए हमें सारे जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, सारे जो इनपुट्स हैं, उन सब की वैल्यू जीरो होना जरूरी है। तो हम कहेंगे ए की जगह पे जीरो पुट कर दो, सी की जगह पे भी जीरो पुट कर दो, और बी का इन्वर्ट है तो अगर हम बी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो बी वन के बराबर, बी बार वन के बराबर हो जाएगा। मगर हमें बी बार वन के बराबर नहीं, बी बार की वैल्यू जीरो चाहिए, इसलिए मैं इसकी जगह पे वन लिखूंगा। तो वन का कॉम्प्लीमेंट बनेगा जाके जीरो, लिहाजा डी की जगह पे भी ऐसे ही होगा, वन कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये हो जाएगा जीरो, जीरो, जीरो और जीरो, तो फिर ये आंसर होगा जीरो। तो लिहाजा अगर आपसे कहा जाए कि ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार को जीरो के बराबर करना हो तो इन लिटरल्स की वैल्यूज क्या होंगी, तो आप कहेंगे जीरो वन जीरो वन। इस पर्टिकुलर जगह पे ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन इस तरह से गिवन है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर कहा जाए कि ये वन कब होगा, तो वन बहुत सारी वैल्यूज पे हो सकता है, इन चारों में से किसी किसी की भी वैल्यू अगर वन होगी तो ये वन के बराबर हो सकता है। सिमिलरली बूलियन मल्टीप्लिकेशन हमने कहा था कि एंड ऑपरेशन के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, और बूलियन मल्टीप्लिकेशन में जीरो 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 होता है, जीरो वन जीरो होता है, वन जीरो की जीरो होता है, और वन वन इसका वन आ जाता है। ठीक है, तो ये बूलियन एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, एंड ऑपरेशन के साथ है, ये कल हम कर चुके हैं प्रोडक्ट को। अच्छा, अब अगेन प्रोडक्ट टर्म के अंदर भी, जैसे ये चार प्रोडक्ट टर्म आपके पास लिखे हुए हैं, ए बी बार, ए बी सी और ए बी बार सी सी डी बार, ये चार मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स आपके पास लिखे हुए हैं। इनमें से अगर किसी का आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल ये वाले का पूछा जा रहा है कि ए बी बार सी डी बार, ये वन कब कब होगा, इसकी वैल्यू वन कब होगी, तो हमें पता है कि चार इनपुट्स हैं, जब तक ये चारों हाई नहीं होंगे तब तक इसका आंसर वन नहीं होगा। तो चारों हाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा वन, यहां पे रखना पड़ेगा जीरो कॉम्प्लीमेंट,
क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली 1 लिखूंगा तो वो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, लिहाजा मुझे मुझे रखना पड़ेगा 0 कॉम्प्लीमेंट, फिर 1, फिर अगेन 0 कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये हो जाएगा 1 1 1 1, चारों इनपुट्स इस तरह से हाई हो जाएंगे जब मैं इसकी वैल्यूज रखूंगा 0 1 0 1 0। तो इस वक्त मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको हाई मिल जाएगा। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम ट्रूथ टेबल्स और एक्सप्रेशंस बनाएंगे तो उसमें किसी भी टर्म की वैल्यू 0 करना हो या 1 करना हो तो उनके इनपुट्स जो है उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि वेरिएबल सीधा है या उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अच्छा जी, अब कुछ लॉज हैं और कुछ रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के। पहले कुछ लॉज की बात कर लेते हैं। ये लॉज आपने सिंपल मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, बूलियन के अंदर भी वही है। पहले जो लॉज की पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो सबसे पहले इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ है। अब कम्यूटेटिव लॉ बूलियन एडिशन पे भी अप्लाई होता है, बूलियन मल्टीप्लिकेशन पे भी मल्टीप्लाई होता है, अप्लाई होता है, सॉरी। अब इसका मतलब क्या है कम्यूटेटिव का? कम्यूटेटिव का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ द इनपुट्स डज नॉट मैटर, कि आप पहले इनपुट ए रखें फिर बी रखें या पहले इनपुट बी रखें और फिर ए रखें, इट डजंट मैटर, द आंसर इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी द सेम। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि लॉजिक गेट को इनपुट 1 पहले ए रखा था, इनपुट 2 बी रखा था, दिस इज 1 दिस इज 2, इसका आंसर आया ए प्लस बी। अगेन इनपुट 1 को अब बी कर दिया, इनपुट 2 को ए कर दिया, स्वैप कर दिए इनपुट्स, फिर भी आंसर क्या आया? बी प्लस ए। अब ये ए प्लस बी और बी प्लस ए का जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये अल्टीमेटली सेम आंसर आएगा, तो ये इस पे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह से बूलियन मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि एंड गेट को इनपुट ए बी दे या इनपुट बी ए दे, आउटपुट उसका ए बी हो या आउटपुट उसका बी ए हो, बात एक ही है। अल्टीमेटली बुनियादी लॉजिक जो है वो इसमें वैलिड होगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है बूलियन का, बूलियन अलजेब्रा का, वो एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन पे अप्लाई होता है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर 3 इनपुट्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है जी, मिनिमम। और उन 3 के अंदर पहले अगर हम एडिशन देखें तो एडिशन का मतलब ये है कि मेरे पास 3 इनपुट्स हैं ए बी और सी, इन 3 में से कोई भी 2 पहले मैं ऐड कर लूं, फिर उनका रिजल्ट, उन दो का रिजल्ट फिर मैं तीसरे के साथ ऐड करा लूं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि बी प्लस सी पहले किया, ब्रैकेट में कर लिया, इसका मतलब ये पहले होगा, फिर इसका जो आउटपुट है वो इस ए के साथ दूसरी बार जाके और करा लिया, तो 2 और गेट यहाँ पे बन रहे, ये कर लो, या फिर पहले ए और बी को और करवा लो और फिर इनका रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट जाके आप सी के साथ और करा लो, बात एक ही होगी। तो इसमें भी अगेन जो पेयरिंग है वो मैटर नहीं करती है। पेयरिंग आप किसे भी कर लो, ए बी का पेयर बना लो फिर सी उसके उनके साथ ऐड करो, या बी और सी का पेयर बना लो और फिर जाके उसके साथ ए ऐड करो, या फिर कोई और सीक्वेंस इसमें से आप बना लो, तभी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि ए और सी को पहले आप ऐड कर लो फिर उनके कॉम्बिनेशन के साथ बी कर लो, तो ये इसके इंडिपेंडेंट है। इस चीज को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, कि पेयरिंग के वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि पहले बी और सी को और किया है, बी और सी को और किया है, ए तब तक वेट कर रहा है, ये वाले गेट का आउटपुट तब तक नहीं आएगा जब तक इस पहले का रिजल्ट नहीं आएगा। पहले का रिजल्ट आएगा बी प्लस सी, तो बी प्लस सी मैंने इसका दूसरा इनपुट कर दिया, तो अब इस गेट का एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी प्लस, इसका रिजल्ट वही आएगा जैसे इसमें करेंगे कि ए प्लस बी पहले कर दिया, उस सी को वेट करा दिया और फिर ए प्लस बी के साथ सी को और करा के ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, तो अल्टीमेटली इन दोनों के आंसर ये आएंगे। और गेट के साथ ए बी सी एक साथ दे दो, 3 इनपुट वाला और गेट बना लो, तब भी आंसर सेम आएगा। तो पेयरिंग बना के करो या एक गेट के साथ करो, तीनों एट ए टाइम करो या डिफरेंट डिफरेंट पेयरिंग करो, बात एक ही होगी, आउटपुट सेम आएगा। सेम अप्लाइज ऑन द प्रोडक्ट एज वेल, कि बी और सी का पहले प्रोडक्ट करो फिर ए के साथ प्रोडक्ट करो, या ए और बी का पहले करो और फिर सी के साथ करो, या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन भी बना लो यहाँ पे बेशक आप, कि ए और सी पहले करो ब्रैकेट में, फिर उनके साथ बी कर लो,
दैट ऑल अप्लाई ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और ये सारा का सारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है एंड गेट के साथ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे और गेट के साथ दिखाई गई। और गेट में एडिशन हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अच्छा, इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी 3 इनपुट्स हैं, मगर इसमें एक चीज चेंज ये है कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में हम ऑपरेशंस अलग अलग कर रहे थे। हम पहले एडिशन ऑपरेशन कर रहे थे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर दोनों ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि 3 इनपुट्स है मेरे पास, ए बी और सी। इन 3 में से मैं क्या करूं कि बी और सी को पहले और करा दूं, फिर बी और सी के और के साथ ए को आके एंड करा लूं। या फिर अगर मुझे ऐसे पसंद नहीं है तो मैं यूं करूं कि ए और बी को एंड करा लूं पहले, और ए और सी को भी एंड करा लूं, फिर इन दोनों के एंड के आउटपुट्स के साथ मैं जाके और करा दूं। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव के और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी। तो बात एक ही है, मैथमेटिकली ये प्रूव हुआ है। लॉजिकली भी आप इसको देखेंगे और या ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तब भी आपको ऐसे ही समझ आएगा। इसमें सिर्फ ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हम यूज कर रहे हैं तो इसमें दो गेट्स यूज होंगे, और अगर राइट हैंड साइड वाले को इंप्लीमेंट करेंगे सर्किट वाइज तो हमारे पास 3 गेट्स हो रहे हैं। तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी इससे बढ़ रही है और इससे रिड्यूस हो रही है। ये भी जाके आगे हम सिंप्लीफिकेशन में बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 लॉज मैंने आपको पढ़ाए, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब चंद कोई 12 रूल्स हैं, देयर आर 12 रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और ये बैकबोन है आपके डिजिटल लॉजिक का। डिजिटल लॉजिक इन 3 लॉज और ये 12 रूल्स, तो 12 रूल्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। और अगर कोई चीज ना आए समझ में तो जल्दी से पूछते भी रहिएगा, हो सकता है पहले पढ़ा हुआ भी हो आपने। अच्छा जी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का मतलब है, लिखा हुआ है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। मतलब क्या है इस बात का कि अगर मैं 0 के साथ किसी भी इनपुट को और कराऊंगा तो आउटपुट पे क्या आएगा, जो वेरिएबल ए होगा वो होगा। क्योंकि ये 0 है, और का ऑपरेशन 0 पे डिपेंड नहीं करता, 1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो ए है हम देखेंगे कि अगर ए की जगह पे 0 आएगा तो 0 आंसर आएगा, और अगर ए की जगह पे 1 आएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो 0 पड़ा हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है रिमेनिंग वेरिएबल ए के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं लॉजिक हाई के साथ वेरिएबल ए को और कराऊंगा तो आंसर मुझे हमेशा 1 मिलेगा। मतलब ये है कि इस केस में और गेट ए का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक इनपुट ऑलरेडी हाई है तो वो डायरेक्टली उसको आउटपुट पे भेज देगा। दूसरा जो इनपुट है वो 0 आए तब भी आउटपुट हाई होगा, और अगर ये 1 आए तब भी आउटपुट हाई होगा। लिहाजा ये जो ए है ए प्लस 1 में डज नॉट मैटर। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं 0 इस को और करा रहे हैं ए के साथ, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 1 को और करा रहे हैं ए के साथ। तो इन दोनों कंडीशंस में आंसर डिफरेंट आएंगे। 0 को और कराएंगे ए के साथ तो आंसर ए आएगा, 1 को और कराएंगे ए के साथ तो आंसर 1 आएगा। ये मैंने प्रूफ बता दिया। इसी तरह से ये दोनों ऑपरेशन फिर हम प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर मैं 0 को एंड कराऊंगा ए के साथ तो आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक लो अगर एक बार भी आ जाए एंड गेट के अंदर तो उसका आउटपुट क्या आएगा, लो ही रहेगा। और यहाँ पे एक इनपुट ऑलरेडी 0 है तो दूसरे इनपुट को दूसरे इनपुट के लिए ये एंड गेट इंतजार ही नहीं करेगा। सिमिलरली जब ए को हम एंड कराएंगे 1 के साथ तो फिर यहाँ पे एंड गेट इंतजार करेगा ए के लिए, क्योंकि एक इनपुट उसका परमानेंटली हाई है। अब जो दूसरा इनपुट है वो अगर 0 आया
तो आउटपुट पे 0 जाएगा, अगर वो 1 आया तो आउटपुट पे 1 चला जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी हाई है, दूसरा भी हाई हो गया तो आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से रूल नंबर 5 है कि अगर दो सेम इनपुट्स को और कराया जाए तो उसका आंसर वही आएगा। जैसे हमने किया था 1 + 1, तो उसका आंसर आया था 1, और अगर हमने कराया था 0 + 0, तब भी आंसर क्या आया था? 0 आया था। तो 1 + 1 कराएं या 0 + 0 कराएं, आंसर क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो इनपुट है। सो इट सेम इनपुट्स, द आउटपुट इज वन ऑफ द एनी इनपुट्स। ठीक है, दोनों इनपुट सेम ही है। जी नजम साहब, आप हाथ रेज कर रहे हैं, जल्दी से पूछ लें। सवाल अगर रिलेटेड है तो पूछिएगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। सर ये सेकंड जो आपने कंडीशन बताई है A+1, इसमें हमारा इनपुट A है और आउटपुट 1। फॉर एग्जांपल आउटपुट हमारा 0 होगा तो नहीं आंसर नहीं हमारा नहीं, 0 ही आएगा ना। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। इसमें और गेट है, इस और गेट में इनपुट, एक इनपुट परमानेंटली 1 है, दूसरा इनपुट A है। ठीक है, और इसका आउटपुट परमानेंटली क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसका अगर एंड और गेट का एक इनपुट परमानेंटली हम हाई कर देंगे तो वो हमेशा हाई देता रहेगा। दूसरे इनपुट पे अगर 0 आएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 1 आएगा तब भी ये हाई ही रहेगा। तो दो इनपुट है, A+1 में A और 1 इनपुट है और ये वाला 1 आउटपुट है। तो क्योंकि इसको परमानेंटली एक इनपुट को हाई कर दिया तो इसका आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा जब तक एक इनपुट उसका हाई। ये बुनियादी लॉजिक है जो मैंने कल डिस्कस किया था ना, वही बात है, यहाँ पे कोई नई बात नहीं कर जनाब। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में ये है कि अगर एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कराया जाए, देखिए ए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, एक ए बार, इन दोनों को अगर ऐड कराया जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 हो जाएगा। मतलब ये है कि एक और गेट है, उस और गेट को एक इनपुट है ए, ठीक है जी, दूसरा इनपुट क्या है? दूसरा इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए तो वही है, बीच में मैं नॉट गेट लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो परमानेंटली हाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो लिहाजा आउटपुट पे क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। और अगर ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, तब भी आउटपुट पे क्या जाएगा? आउटपुट पे तो 1 ही जाएगा। लिहाजा इन एनी ऑफ द कंडीशंस आपका आउटपुट परमानेंटली हाई रहेगा अगर सेम इनपुट का इन्वर्टेड आप उसके साथ किसी और गेट को अप्लाई करें तो मतलब ये है कि अगर वेरिएबल इज ऑड विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट तो उसका आउटपुट परमानेंटली हाई होगा। सिमिलरली रूल नंबर 7 है, जो 5 और 6 रूल्स हमने पढ़े उसमें 7 और 8 उसी की रेप्लिकेशंस है, सिर्फ उसमें प्रोडक्ट की बातें हो रही है। प्रोडक्ट में यह है कि अगर एक वेरिएबल को उसी के साथ एंड कराया जाए तो आंसर वही आएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू है 0, उसको उसी के साथ में एंड कराऊं तो आंसर अगेन क्या आएगा? 0। और अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू रखूं 1 और उसको उसी के साथ एंड करा दूं तब भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ या उसी खुद ही के साथ अगर एंड ऑपरेशन कराया जाए या दो सेम इनपुट्स पे हम एंड गेट को ऑपरेट कराएं तो आंसर वही आएगा जो इनपुट की वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कराया जाए तो आंसर परमानेंटली, उसका जो आउटपुट है वो परमानेंटली लो आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 1 रखूंगा तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो फिर दूसरे पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे पे जाके 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो होगा, मगर क्योंकि एक इनपुट परमानेंटली लो हो गया तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ए डॉट ए बार आपको परमानेंटली लो मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके ऊपर दूसरा कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये है डबल कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ये ए उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट।
तो ये हो गया डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक चीज को अगर 2 मरतबा उल्टाओगे तो वो सेम चीज मिल जाएगी आप। मतलब कैसे? फॉर सपोज ए बराबर है 0 के, ठीक है, मैं ए कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये बराबर हो जाएगा 1 के, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दूसरा कॉम्प्लीमेंट करूं, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करूं, तो ये 1 से वापस क्या हो गया 0, तो ये बराबर हो गया उसी के जो इनिशियल था। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट या ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 मरतबा कॉम्प्लीमेंट करूं, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट को वापस कॉम्प्लीमेंट करूं, मतलब 3 मरतबा इसको कॉम्प्लीमेंट करूं, तो क्या होगा? 3 मरतबा कॉम्प्लीमेंट करने से आंसर मिल जाएगा आपको वापस 1। अब ये 1 किसके बराबर है? ये 1 बराबर है एक कॉम्प्लीमेंट। तो 3 मरतबा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, 2 मरतबा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर आएगा ओरिजिनल ए। तो इस कॉम्प्लीमेंट की कहानी में ऐसा है कि 2 मरतबा कॉम्प्लीमेंट बराबर है ओरिजिनल ए के, 3 मरतबा कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट के। या फिर मैं इसको जनरलाइज करूं कि अगर कॉम्प्लीमेंट आप करेंगे इवन टाइम्स तो आंसर आएगा सिर्फ वेरिएबल, और अगर कॉम्प्लीमेंट आप करेंगे ऑड टाइम्स 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, तो उसका आंसर आएगा इन्वर्टेड या कॉम्प्लीमेंट। 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स में उसको इवन नंबर टाइम्स उसको आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वेरिएबल इटसेल्फ, ऑड नंबर टाइम्स करेंगे तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आंसर आएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये प्रॉपर्टी रूल नंबर 10, 11 और 12 मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, जहाँ पे ये सॉल्व हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। रूल नंबर 10 की बात करेंगे। ये देखें कॉम्प्लीमेंट वाला इस तरह से कि एक मरतबा इन्वर्ट किया, फिर दूसरी मरतबा इन्वर्ट किया, तो वापस वही आ गया। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तरीकेकार ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको गिवन है, कहा जा रहा है ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। मतलब ये है इस बात का कि अगर एंड गेट के साथ उसका एक इनपुट और कराया जाए, उसी का एक इनपुट आउट एंड गेट के आउटपुट के साथ उसका एक इनपुट और कराया जाए, तो आंसर वही इनपुट आएगा जो कि अलग से होगा। दैट मींस दैट इज गोइंग टू बी द ए। अब मैं ये थोड़ा सा अल्फाजों में आपको मुश्किल लगेगा, मैथमेटिकली समझा के बताता हूँ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? ए कॉमन है, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी। अब ये 1 प्लस बी आपको पता है कि ये रूल नंबर 2 मैंने पढ़ाया था। रूल नंबर 2 है या रूल नंबर 1 है? रूल नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया था, ए प्लस बी, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी। मतलब ये है कि 1 के साथ अगर आप कोई भी इनपुट और कराएंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। लिहाजा ए इस चीज का आंसर आ जाएगा, ए 1 प्लस बी का आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे रूल नंबर 4 अप्लाई होगा कि अगर 1 के साथ कोई भी वेरिएबल आप एंड कराएंगे तो आंसर उसका वेरिएबल ही आएगा। कि अगर ये 0 होगा तो आंसर 0, अगर ये 1 होगा तो आंसर 1। लिहाजा ए डॉट 1 इज ए, 1 प्लस बी इज 1, क्योंकि बी 0 आए तब भी 1, बी 1 आए तब भी 1। तो इस तरह से ए प्लस ए बी बराबर हो गया किसके? ए के बराबर। इसी चीज को आप ट्रूथ टेबल बना के भी प्रूव कर सकते हो और समझ सकते हो कि इक्वेशन में क्या क्या चीजें गिवन है, ए बी, ठीक है जी। तो पहले मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक ए और एक बी, तो 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, टोटल बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन आप एक के बाद दूसरा वो करते हैं 0 1 0 1, दूसरे में करते हैं 0 0 फिर 1 1, ठीक है। तो अब आपको पहले क्या चाहिए? पहले चाहिए ए बी। तो ए बी मतलब एंड गेट है, तो 0 0 0 1। अब इस ए बी के साथ आपको ये वाला ए और कराना पड़ेगा, तो ये 1 और ये 0, आंसर 0। ये 0 और ये भी 0, तब भी आंसर
0, फिर ये 1 और ये 0 तो आंसर 1, फिर ये 1 और ये भी 1 तो आंसर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर मिले 0 0 और 1 1। इस चीज को देखिए जरा, इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो ये क्या है? 0 0 1 1। लिहाजा a प्लस ए बी का आंसर और a का आंसर सेम है, इसीलिए हम कहते हैं कि a प्लस ए बी बराबर हो जाएगा किसके? a के। ठीक है, तो इस तरह से ट्रूथ टेबल के थ्रू आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली इसका अगर सर्किट बनाया जाए तो कैसे बनेगा? प्लस पहले ए और बी का एंड गेट किया, यहां पे आंसर आ गया ए बी, फिर इस ए बी के साथ ए को और कराना है, तो और गेट लगा दिया, यहाँ पे और गेट पे ए है, नीचे पे यहाँ पे इसको ए बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस ए बी। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 11 है इसमें। अब प्रॉपर्टी नंबर 11 को प्रूव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिक्स थोड़ी रिक्वायर्ड है, इस पर अटेंशन चाहिए होगा आपका। इसमें यह है कि अगर एक इनपुट इन्वर्टेड है ए, उसके साथ बी एंड हुआ है और ये और हुए हुए हैं ए के साथ, तो इसका आंसर है ए प्लस बी। ए प्लस ए बी का आंसर था ए, और ए प्लस ए बार बी का आंसर है ए प्लस बी। अब ये हमने प्रूव करना है। प्रूव कैसे होगा? आपने सबसे पहले ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें रिवर्स रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। रिवर्स रूल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए किसके बराबर था। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ए बराबर है ए प्लस ए बी, तो मैंने इस ए की जगह पे ए प्लस ए बी रख दिया। ठीक है, प्रूव करने के लिए। फिर मुझे पता है कि ये वाला ए, मैं इसको फर्दर चेंज कर सकता हूं, ए बराबर हो सकता है ए इंटू ए के, तो मैंने लिख दिया ए बराबर ए इंटू ए के। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कितने वैल्यूज हो गए? ये हो गए 3 टर्म्स। फिर इसमें थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक चीज और इंक्लूड करा रहा हूं, मैं इसमें ऐड करा रहा हूं ए इंटू ए बार। अब ए इंटू ए बार की वैल्यू क्या है? वैल्यू है 0, तो मतलब इसके साथ अगर मैं प्लस कर दूं ए इंटू ए बार, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए इंटू ए बार की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ ऐड हुई तो अब एक्सप्रेशन बन गई ये ए इंटू ए इंटू बी, ए इंटू ए बार और ए बार इंटू बी। इसमें अब हमें कॉमन कॉमन खेलना पड़ेगा। कॉमन कॉमन कैसे खेलेंगे? कि इन दोनों में से, बल्कि इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है ए। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा ए प्लस बी। ठीक है जी। फिर इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है? इन दोनों में कॉमन है ए बार, तो हम लिखेंगे प्लस ए बार, तो पीछे क्या बच जाएगा? पीछे वापस बचेगा ए प्लस बी। अब ये ग्रीन और रेड जो मैंने लिखे हैं, इनमें से क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है ए प्लस बी। ए प्लस बी, जब जैसे मिडिल टर्म ब्रेक करते थे, ए प्लस बी कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? ए प्लस ए बार। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन हो गई ए प्लस ए बार मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। अब आपको पता है कि ए प्लस ए बार, रूल नंबर 6 आप पढ़ चुके हैं, ए प्लस ए बार की वैल्यू होती है 1। ठीक है जी। ए प्लस ए बार रूल नंबर 6 को उठाया और ए प्लस ए बार की जगह पे हमने पुट कर दिया, इसकी जगह पे पुट कर दिया 1। ठीक है, फिर हमें रूल नंबर 4 से पता है कि अगर 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है आंसर वही होगा। मतलब ये है कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाय ए है, रूल नंबर 4 पढ़ा था, तो आंसर आएगा ए। इसी तरह से अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी है, तो आंसर आएगा ए प्लस बी। तो ये जो 12 रूल्स हमने पढ़े, जो पीछे वाले रूल्स पढ़े हैं, रूल नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए हमने वहां से इसकी अंडरस्टैंडिंग की है। अच्छा जी, आखिरी रूल मैं जल्दी से बता दूं। आखिरी रूल में है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस सी बराबर है किसके? ए प्लस बी इंटू सी।
अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करते जाएं, सिंपली इसको दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी। इसी तरह से बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो हो जाएगा ए बी या बी ए, बात एक ही है तो मैं यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ, और बी इंटू सी हो जाएगा आपके साथ बी इंटू सी, यहाँ पे आपने लिख लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी में आपको पता है कि ए इंटू ए के बराबर होता है, तो मैंने ए इंटू ए लिख दिया, बाकी सारा सेम। अब इस लाइन के ऊपर आप कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, या ये वाला यहाँ पे इन्होंने बुक ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, मैं वो नहीं लगा रहा हूँ। ए प्लस ए बी किसके बराबर था, ए के बराबर था, तो ए प्लस ए सी किसके बराबर होगा, वो भी ए के बराबर ही होगा। तो बल्कि इसको इस तरह से ही रहने दो जैसे इन्होंने किया है, तो ए कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, वन प्लस सी, तो ए सेम रहा, वन प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये रूल नंबर 2 है। वन प्लस ए वन के बराबर था, तो वन प्लस सी भी वन के बराबर होगा, ए बी सेम सेम और बी सी सेम यहाँ, ठीक है जी। अब ए मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे वन प्लस बी के साथ, तो ए मल्टीप्लाई वन प्लस, अभी हो गया ए इंटू वन और ए बी, तो ये होगा ए इंटू ए बी, तो अब वापस इसमें से ए कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ए इंटू वन प्लस बी, और बी इंटू सी सेम रहेगा। अब वन प्लस बी वापस वन के बराबर, तो ये हो जाएगा ए इंटू वन बी इंटू सी, ठीक है। अब बी इंटू सी वापस सेम, ए इंटू वन किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, सो इट इज ए प्लस बी इंटू सी। तो आप इसमें से देखेंगे कि ये प्रूफ हमने किस तरह से किया है, सिंपली वही प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पढ़ी हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम रूल्स को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इस सेशन में हमने बुलियन लॉज